सो फ्रेंड्स लास्ट 4 मंथ्स के अंदर जो भी सिचुएशन रही है यूएई के अंदर और पूरे गल्फ रीजन के अंदर, तो उसमें मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर भी मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी और भी डिफरेंट डोमेन्स के अंदर मेरी वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक कार वॉश इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मरिया हैं जो कि बेल्जियम से होती हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है और किस तरह से उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कार वॉश इंडस्ट्री ने सर्वाइव किया था। आज क्योंकि मैं क्लाउड किचन और किचन रेस्टोरेंट बिज़नेसेस के ऊपर भी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं, शारिक के साथ आपने पहले भी वीडियोज़ भी की हुई हैं, पॉडकास्ट भी की हुई हैं। तो मैंने कहा इनको इनवाइट करते हैं। आज से 5 महीने पहले हमने एक वीडियो की थी, पॉडकास्ट की थी, जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। इससे पहले ऑलमोस्ट हमारी मेरे ख्याल से शारिक कोई 5 या 4 मैं देख रहा था कि वीडियोज़ हमने 4-5 हो पॉडकास्ट गए और हैं। वीडियोज़ की हुई हैं, एग्ज़ैक्टली। जिसमें क्लाउड किचन में जाके भी की हुई यस, है। तो मुझे यस। थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव चाहिए था कि आजकल क्या सिचुएशन है। जैसे हमने कोविड में देखा था कि कैसे हिट आई थी और एक तरह से ये एवरग्रीन बिज़नेस है जो हमने अपने पुराने ज़माने में जितने भी हमारे बड़े थे वो यही बोलते थे कि फूड बिज़नेस हमेशा जो है ना चलता वो रहेगा। चलता हाँ, रहता है। और वो हमने देख भी लिया है कि किस तरह से एग्ज़ैक्टली। कोविड के दरमियान और अभी भी रिसेंटली किस तरह से ये एक ऐसी नेसेसिटी है जो कि किसी भी सूरत में रुक नहीं रही होती है। तो आप क्योंकि इस डोमेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं, तो मैंने कहा आपसे पूछा जाए कि क्या सिचुएशन रही है और आगे क्या इसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो सबसे पहले थोड़ा-सा जो जिन लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो अपना इंट्रो करवा दें और फिर हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रिलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेज़ के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं। मैं क्यू&ए सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। शारिक रब्बानी नाम है और ज़्यादातर आपके सब्सक्राइबर मुझे जानते होंगे क्योंकि अच्छी खासी वीडियोज़ हमने साथ में कर ली हैं। जी। सही है, पिछले तकरीबन 14 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, एफ एंड बी इंडस्ट्री का कंसल्टेंट हूँ। ज़्यादातर जो लोग गल्फ़ रीजन के अंदर हुँ, हुँ। रेस्टोरेंट ओपन करते हैं या क्लाउड किचन ओपन करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कौन सी कुज़ीन खोलनी चाहिए, कौन से एरिया में खोलनी चाहिए, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, रेसिपीज़, पूरा टर्न की सोल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आपके सब्सक्राइबर्स जानते हैं। हुँ, नए लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। सही। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के इस वक्त क्या ट्रांजिशन रहा इस दरमियान जो है, जिस तरह से हमने कोविड के टाइम पे भी ये देखा था कि कोविड के टाइम पे ना ट्रेंड चेंज हो गया था। लोग जो है वो रेस्टोरेंट नहीं जा रहे थे क्योंकि वो घर पे थे, हुँ, हुँ। लॉकडाउन था, लेकिन डिलीवरी बिज़नेस जो है, फूड डिलीवरी बिज़नेस, आपने राइडर्स को यकीनन रोड पे देखा होगा। किसी के पास परमिट नहीं था रोड पे निकलने का, लेकिन राइडर्स के पास था। तो वो लॉजिस्टिक्स को वो कंप्लीट करने के लिए वो डिलीवर कर रहे थे फूड। तो हमारे पास जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होती है किसी भी रीजन के अंदर, तो उसके ना कुछ अल्टीमेटली कुछ इंडस्ट्रीज़ को उनका उसका नुकसान पहुँचता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लरिश करती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उस इंडस्ट्री को। तो हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री कहते हैं, रिसेशन फ्री बिज़नेस कहते हैं, कि कोविड के टाइम पे भी हमारा बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस हो गया था ऑनलाइन। क्लाउड किचन जिन लोगों ने ओपन किया उस टाइम पे वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली रन किया। और इस दरमियान ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो थोड़ा सी टेंशन थी, रीजनल टेंशन थी, उसमें हमने 30% तक की इम्प्रूवमेंट देखी। जब वो टाइम था जब ऑफ़िस या स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे, और ऑफ़िस जो है वर्क फ्रॉम होम का चल रहा था, स्कूल जो है वो डिस्टेंस लर्निंग चल रही थी उस टाइम पे। तो लोग क्योंकि घर से नहीं निकल रहे थे, बट दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ कुकिंग इट। हुँ, तो वो जो सारा बिज़नेस था,
जो कि लोग बाहर जाके रेस्टोरेंट में एंजॉय करते थे, खाना खाते थे, फूड एंजॉय करते थे, वो सारा डाइवर्ट हो गया ऑनलाइन की तरफ। और ऑनलाइन जो है वो हमारा जो बिज़नेस है, हमारे सारे इन्वेस्टर्स के, तकरीबन सारे इन्वेस्टर्स के बिज़नेस पे हमने इम्पैक्ट देखा। अप टू 30% तक का हमने इम्प्रूवमेंट देखा। जो हमारी प्रिडिक्शन थी, जो हमारी फोरकास्ट थी, उससे 30% तक इम्प्रूव हुआ इस दरमियान बिज़नेस। और वो ट्रेंड अभी तक बिल्कुल वो जो 30% का जो इम्प्रूवमेंट आया था या जो सर्ज आया था, वो पूरी तरीके से अभी भी नहीं गया। तो अभी भी वो इम्पैक्ट बाकी है। जिस तरह से हमने कोविड के बाद देखा था कि कोविड के बाद जो है वो काफ़ी दिनों तक उसका जो इम्पैक्ट रहा था, और लोगों का रुझान जो है वो ऑनलाइन डिलीवरीज़ की तरफ चला गया था। तो अभी भी हम वो रुझान जो है ना वो देख रहे हैं। अच्छा, तो एक पॉइंट ये कि जो डिलीवरी राइडर्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि यस, लास्ट टाइम भी जब कोविड आया था उस यस, टाइम पर भी कोई और बाहर नहीं था, किसी को परमिट नहीं मिलता था ट्रू, बाहर निकलने का, बट राइडर्स के पास परमिट था और वो लोग बिल्कुल। बेचारे अपनी एक तरह से वो अपनी दे वर पुटिंग एवरीथिंग ऑन यस, ऑन यस, वी शुड बी थैंकफुल ऑफ देम, यस यस। बिल्कुल, और अभी भी चाहे वो ऊपर से प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हों, लेकिन फिर भी आपको राइडर्स बिल्कुल, जो है ना वो नज़र आ रहे थे कि वो वही बिल्कुल, बाहर थे और बिल्कुल। वो डिलीवरी चल रही थी, चाहे बारिश हो, फ्लडिंग हो, उसके अंदर बारिश हो, भी और अभी इस वक़्त आप बताएँ कि कोई बाइक की सीट पे आप बैठ नहीं सकते इस टाइम पे, गर्मी इस में। गर्मी में, हाँ, लेकिन दे आर आउट फॉर हाँ, अस, और हमारी डिलीवरीज़ को पॉसिबल बनाते हैं। हम ये हर थोड़ी-सी भी डिलीवरी हमारी 5 मिनट भी लेट हो जाती है, तो हाँ, फिर वो हमारे पास कॉल आ जाती है कि डिलीवरी कैसे लेट हुई। हालाँकि हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा राइडर फ़ौरन पिक करे, हम उसको पानी दें, ठंडा पानी दें, वो पिए, और उसके बाद फ़ौरन से वो निकल के चले जाए। हुँ, लेकिन ज़रा-ज़रा सी भी गलती से जो है ना, हम हाँ। जो है ना वो राइडर पे प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा-सा ये ऐसा वो है ना, कॉम्पिटिशन इतना है इस कंट्री के अंदर ट्रू, कि जिसकी वजह से वो राइडर्स भी जो है वो उनको टारगेट्स होते हैं उनके, टारगेट होते हैं बिल्कुल, और इनसेंसिटिव हो जाते हैं लोग जो ऑर्डर कर रहे होते हैं, इनसेंसिटिव उनको होता लगता है। है कि जो है ना वो उनका राइट है। वो राइट है उनका टाइम पर डिलीवरी, बट आई थिंक थोड़ा-सा उसके अंदर लीनिएंट होना चाहिए लीनिएंट होना थोड़ा-सा, चाहिए उस बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छा, सो आप ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि क्योंकि हमने देखा है दुबई में टूरिस्ट नहीं थे उसके बाद, हुँ, अभी तक टूरिस्ट की वो लेवल नहीं आया, अब तो खैर गर्मी आ गई। लेकिन इट्स वेरी फ़नी कि जो है हम ये सोच नहीं सकते थे कि कभी हम दुबई को समर डेस्टिनेशन की बात करेंगे, जबकि अब यूरोप में जिस तरह की गर्मियाँ हैं हुँ, और जिस तरह से हुँ, वहाँ पर एयर हुँ, कंडीशनिंग के बिल्कुल, मसले हैं, तो बिल्कुल। अब मैं तो सबसे कह रहा था कि दुबई को प्रमोट करना चाहिए इनको एज़ अ समर डेस्टिनेशन, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, यहाँ पर कोई ट्रू, मसला ही नहीं यहाँ पे है, कोई मसला नहीं इंडोर है। में तो कोई मसला नहीं वहाँ है। पे कितने लोग मरे हैं यूरोप हाँ, साइड पे, हाँ। अभी न्यूज़ में मैं देख रहा था कि अच्छी खासी बर्बादी हुई है, बिकॉज़ यूरोप इज़ नॉट डिज़ाइन्ड फॉर दैट काइंड ऑफ हीट। हीट वेव। हाँ, तो अब जब टूरिस्ट थोड़े से कम हुए हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आया बिज़नेसेस के ऊपर या उन एरियाज़ में इम्पैक्ट नहीं आया? ट्रू, जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पे ज़्यादातर आकर टूरिस्ट ठहरते हैं, वो उन एरियाज़ पे तो वो अभी भी वहाँ पे इम्पैक्ट है। क्यों? अच्छा, अब तो समर्स आ गए ना, क्योंकि समर्स को तो हम अपने बिज़नेस प्रोजेक्शन में टूरिस्ट के हिसाब से कैलकुलेट ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि समर्स में तो टूरिस्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम फुली डिपेंडेंट होते हैं रेज़िडेंट्स ठीक पे, है, सही। उन एरियाज़ में। हुँ, लेकिन उस टाइम पर, जिस टाइम पे ये फ़ेब में जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो हमने इसका इम्पैक्ट देखा था। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन लेकिन सेलेक्टेड एरियाज़ में। ज़्यादातर एरियाज़ में मैंने आपको बताया कि बिज़नेस जो है, जितना हमने प्रोजेक्ट किया था, उससे 30% तक इम्प्रूव हो गया था। और हमारा जो क्लाउड किचन का बिज़नेस है ना, उसमें हम ज़्यादातर रेज़िडेंट पे ही बेस करके बिज़नेस को जो है ना, वो प्रमोट कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उनका मेन फ़ोकस होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्विट्ज़रलैंड जाएँगे, तो आपका रुझान ये होगा कि आप जाएँ, किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, बैठें, हलाल फूड तलाश करें हुँ, और वो ट्राई करें, और वहाँ वहाँ का कल्चर जो है ना हुँ, देखें, और वहाँ से लोगों से मिलें। हुँ। क्योंकि जो टूरिस्ट होता है ना, वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो टूरिस्ट आता है, वो ज़्यादातर वो जो है ना रेस्टोरेंट जाकर डाइन आउट के लिए प्लान कर रहा होता है। तो हमारे पूरा जो बिज़नेस मॉडल है, वो रेज़िडेंट्स पे कर रहे हो। हमारी डिपेंडेंसी हाँ, टूरिस्ट ओके, पे है नहीं। हम ओके। रेज़िडेंट पे डिपेंड यू करके आर पूरा बिज़नेस यू मॉडल आर बनाते हैं। एब्सोल्युटली राइट, मतलब मैं भी अगर कहीं बाहर जाऊँगा तो जी, मैं इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास कि मैं ऐप डाउनलोड करूँ जी। और उसके बाद उसमें ऑर्डर करूँ, उसमें हाँ, देखूँ कि कौन मुझसे किस तरह से, मुझे नहीं पता कि कौन-सी रेटिंग क्या है। तो उसमें एग्ज़ैक्टली। बेहतर ये है कि मैं बाहर जाके खुद से एग्ज़ैक्टली, डाइन आउट कर एक्सप्लोर लूँ। करें, और हाँ, क्योंकि आप टूरिस्ट हैं, तो हुँ, आप टूरिस्ट तो चाहते ही है कि वो कल्चर को देखकर जाए, लोगों से मिले, हुँ, डिफरेंट फूड एन्जॉय करे, तो वो चाहेगा ही लाज़मी कि वो बाहर जाए और बाहर राइट। निकले। तो टूरिस्ट हमेशा जो है ना, वो रेस्टोरेंट पे फ़ोकस उसका ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा पूरा बिज़नेस मॉडल रेज़िडेंट बेस्ड है, तो हम तो बिल्कुल भी, बहुत कम हमारी डिपेंडेंसी होती है अच्छा, टूरिस्ट से। आपने 2-3 बातें अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक तो ये कि जो आपका बिज़नेस है, ज़्यादातर मैंने देखा है आप क्लाउड किचन पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, ट्रू, रादर देन रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स, यस। एक ये, दूसरा ये कि मैंने फिर भी देखा कि पाकिस्तान से काफ़ी, क्योंकि हमें इंडिया को तो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मुझे तो एटलीस्ट नहीं है, हुँ, लेकिन पाकिस्तान का मुझे पता है, तो पाकिस्तान से काफ़ी ब्रांड्स अभी रिसेंटली मूव किया उन्होंने जी, बिल्कुल। दुबई।
तो उसका ऐसा क्या रीज़न था और ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले बिल्कुल। तो कर ही रहे थे लेकिन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली। बड़ी-बड़ी ब्रांड्स जो जी, जो एफ-एन-बीज़ की थी वो यहाँ पर बिल्कुल आना शुरू बिल्कुल हुई हैं हमारे और उन्होंने साथ ही इंटरेस्ट काम करती हैं, ज़्यादातर अच्छा। बड़ी ब्रांड्स हमारे साथ ही तो काम करती उनको हैं। क्या ऐसा नज़र आ रहा है मतलब लोग कह रहे हैं नेगेटिव प्रेस तो आपको पता है यूएई के बारे में किस तरह की होती है। तो वो उनको किस क्या नज़र आ रहा है ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्योंकि एक्सपेंसिव तो है ना यहाँ पर अभी भी पूरा सेटअप करना बिज़नेस सेटअप करना आसान तो नहीं है। तो उनको क्या नज़र आ रहा है? देखिए वली एक छोटी सी बात कि ना हमने कभी भी किसी बड़े सेलिब्रिटी की छोटी सी कोई जो है ना कोई बात लीक हो जाती है या कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, तो पूरा मीडिया मिलकर जो है ना उसको जो है ना उसके पीछे लग जाता है। हुँ, तो दुबई इज़ लाइक अ सेलिब्रिटी फॉर मी। हुँ, ठीक है, अगर हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाती है ना, जो रीजनल टेंशन की वजह से जिसमें दुबई का ना लेना ना देना, यूएई का कोई लेना देना नहीं था उस पूरी टेंशन से, उसके बावजूद जो है ना नेगेटिव मार्केटिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि यूएई इटसेल्फ, दुबई इटसेल्फ जो है ना बहुत सारी बिजनेसेस का हब है और बेनिफिशरी है बहुत सारी चीज़ों का। ये फाइनेंशियल हब बनने लगा है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आप तो रियल एस्टेट पे वीडियोस वैसे ही करते रहते हैं। जी, आपको पता है कि ये फाइनेंशियल हब है और टूरिस्ट हब भी है, फाइनेंशियल हब भी है, ज़्यादातर हेड ऑफिसेज़ यहाँ पर हैं। तो क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं चाहते कि इस तरह से ये ग्रो करे, तो वो ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव प्रोपेगेंडा था। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दे नो दुबई ऑलवेज हुँ, बाउंस बैक। हुँ, और उनको पता है कि फूड इंडस्ट्री ख़ास तौर पे ही, और वो रेस्टोरेंट्स जो चाहते हैं यहाँ पर आना, वो अगले बहुत सारे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं अपने आप को टेस्ट करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है। वो उनको पता चल जाएगा कि टर्की में खोलें ना खोलें, हमारा फूड चलेगा क्या? यहाँ पर हमारे पास टर्किश कस्टमर है दुबई के अंदर। हमें सऊदी में खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरब्स खा रहे हैं, नहीं खा रहे? ठीक है? इसी तरह से बहुत सारी अलग-अलग कंट्रीज़ हैं। यूके साइड पे लोग अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो दे वांट टू टेस्ट इट हियर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर उनको वो सारी कल्चर्स और वो सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगी जिन कंट्रीज़ को अल्टीमेटली वो टारगेट करना चाह रहे हैं, कि कनाडा में भी खोलेंगे, न्यूजीलैंड में भी खोलेंगे, यूएस में भी खोलेंगे, यूके में, जर्मनी में, जहाँ जहाँ वो खोलना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर आकर वो अपना डेटाबेस बना लेते हैं कि हाँ, ये वो सारी कंट्रीज़ के हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद हैं हमारे डेटाबेस में। तो हुँ, इनको ये एडवांटेज मिल जाता है और उनको पता है दुबई ऑलवेज़ बाउंस बैक। दुबई में फूड का बिज़नेस जो है ना कभी भी को कोविड के दरमियान भी बहुत अच्छा चल रहा था। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा अपने पीक पे थी। तो उनको दे ट्रस्ट सही, द मार्केट। सही। तो जो अभी लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो लेट्स से उनकी जो इंक्लिनेशन है, वो रेस्टोरेंट्स की तरफ है या क्लाउड किचन की तरफ है? देखिए, ये बचपन का ख्वाब होता है हर किसी का कि बड़े रेस्टोरेंट्स होकर एक खोलना, रेस्टोरेंट खोलना है, सही है सही। ना? तो जब भी मेरे पास कोई भी कोई भी क्लाइंट आता है और एज़ अ कंसल्टेंट मुझसे मिलता है, तो मुझसे हमेशा रेस्टोरेंट की ही बात करता है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है और मेरा ख्वाब है हुँ, और मुझे ये फ़लानी कुज़ीन ही करनी है, हुँ, क्योंकि मेरी वाइफ़ बहुत अच्छा बनाती है या मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। हुँ, तो उनको फिर जो है ना उनको उन बिज़नेस करने के लिए ना उनके अंदर से इमोशंस को थोड़ा-सा निकालना पड़ता है कि आप हुँ, इमोशंस को थोड़ा साइड पे रखें और हुँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फिगर्स पे हम बात करते हैं। तो हुँ, जब हम अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को ओपन करके दिखाते हैं कि भाई देखिए, हम रेस्टोरेंट भी खोल के देते हैं और हम क्लाउड किचन भी खोल के देते हैं। ये रेस्टोरेंट का डेटा है, ये क्लाउड किचन का डेटा है। तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट होगी रेस्टोरेंट में और इसका इतना रिटर्न आएगा, इतनी क्लाउड किचन में होगी और इसका इतना रिटर्न आएगा। तो जब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हम एज़ अ कंसल्टेंट उनको बता देते हैं, तो फिर उन पे डिपेंड करता है कि उनका इंक्लाइन जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ हो या क्लाउड किचन की तरफ हो। मोस्टली वो डाइवर्ट हो जाते हैं, रेस्टोरेंट के लिए आते हैं लेकिन क्लाउड किचन खोलते हैं। क्लाउड किचन इज़ ऑल्सो अ रेस्टोरेंट, इट्स अ वर्चुअल रेस्टोरेंट। हुँ। ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया आपका तो आप फिज़िकल रेस्टोरेंट खोल लें। लेकिन आपको टेस्ट करनी है जब मार्केट, आपको ट्राई करना है, कोई कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, तो फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप क्लाउड किचन का पे तो फ़ोकस तो करें। अगर कोई बड़ी ब्रांड लेट्स से पाकिस्तान से आ रही है, तो वो ब्रांड क्लाउड किचन में भी आ सकती है क्योंकि उसका ट्रू। ब्रांड तो हम लॉन्च कर फुटप्रिंट रहे तो हैं, है। हम लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बड़े ब्रांड्स को आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ द नेम हियर, बट वी आर लॉन्चिंग देम पहले क्लाउड ऑन क्लाउड किचन किचन। हाँ, यस, ओके, यस। ओके, ओके। मल्टीपल ब्रांचेस, हुँ, मल्टीपल सैटेलाइट किचन्स और वन सेंट्रल किचन, मल्टीपल सैटेलाइट किचन्स, और वहाँ से उनके ऑपरेशंस चलेंगे और बड़े ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छा, बड़े ब्रांड्स हैं। अच्छा, और अच्छा। यकीनन आपके शहर, हर शहर में जो भी हमारे लिसनर्स हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं, हुँ, उन सब के पाकिस्तान के उन सारे शहरों में वो मौजूद हैं। अच्छा। तो वो क्लाउड किचन पे फोकस है उनका, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक तो ये कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती अगर आप क्लाउड किचन की तरफ जाएँ, कंपेयर कंपेयर टू रेस्टोरेंट। इन्वेस्टमेंट तो बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि जितने में एक रेस्टोरेंट खोल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम
उसका आरओआई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लीन प्रोसेस है, कम स्टाफ के साथ आप एक अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, आपको बहुत बड़ी जगह नहीं लेनी पड़ती, उसका रेंट नहीं देना पड़ता, जो मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंस है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं अच्छा, क्लाउड किचन में। इस पे तो मैं आता हूँ आरओआई के ऊपर, बट अगर कंपेयर करें रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन को, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कॉस्टिंग के अंदर, लेट्स से और लेट्स से उसको लॉन्च करने के बाद जो टाइम है वो कितना लगता है रेस्टोरेंट वर्सेस क्लाउड किचन? देखिए, हम हमेशा ना प्रीमियम एरियाज़ पे ही फ़ोकस करते हैं। तो अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें ना, तो अगर हम हमारे जेबीआर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्लाउड किचन है। तो जेबीआर के अंदर अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो उस जगह को लेने के लिए कम से कम आपको 20 से 25 मिलियन की मनी देनी पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ की मनी। हुँ, वरना वो बंद भी होगी तो भी वो छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसका एम्बियंस बनाना है। तो अगर 20 मिलियन से 25 मिलियन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है उस जगह पे, और कॉम्पीट कौन कर रहा है आपके ब्रांड से? कॉम्पीट मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई इन्वेस्टर कर रहा है, सही है। उसका वो उसी एरिया के अंदर क्लाउड किचन मौजूद है जो $100,000 से बनाया हुआ उसने। हुँ, इट्स अ वेरी बिग गैप, वेरी बिग डिफरेंस। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर आप प्रीमियम एरिया की बात करें, नॉन प्रीमियम एरियाज़ के अंदर जैसे कि जो नॉन प्रीमियम एरिया है, बरदुबई है, डेरा है, करामा है, यहाँ का टिकट साइज़ छोटा है, तो हमारे हम फ़ोकस ही नहीं करते। इन एरियाज़ में हम क्लाउड किचन नहीं खोलते। वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप रेस्टोरेंट कम पैसों में खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्लाउड किचन के पैसे फिर भी कम रहेंगे, हुँ, उस पे फिर भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप बड़े हम जैसे मेरे पास बिज़नेस बे में किचन है, बिज़नेस बे में हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। बिज़नेस बे में एक किचन आपको एक रेस्टोरेंट लेने के लिए उसकी की मनी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। हुँ। फिर उसका एम्बियंस क्रिएट करो, फिर स्टाफ रखो, फिर तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप आप 10% में आप क्लाउड किचन खोल लेंगे, या शायद 10% से भी कम में आप क्लाउड किचन खोल लेंगे, इतना बड़ा डिफरेंस है। 10% से भी कम में? हाँ, अगर अच्छा, आप कंपेयर अगर करें की मनी, बिल्कुल, बड़े एरियाज़ को कंपेयर करें, राइट, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे अभी दिमाग में आई एकदम से कि जो आपके पास अपने पास जो आपके क्लाउड किचन्स हैं या फिर और भी जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो उसमें किस तरह की नेशनैलिटीज़ हैं? इंडियन पाकिस्तानीज़ मुझे समझ में आता है, दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो वैसे ही हुँ। इन हैं, बट उसमें यूरोपियंस, ब्रिटिश, कैनेडियंस इस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं? बिल्कुल, हमारे पास यूरोप से भी हैं, हमारे पास कनाडा से भी हैं, हमारे पास यूएस से भी हैं, और इंडिया से हैं हमारे पास, हुँ, सऊदी से हैं। यहाँ सऊदी नेशनल्स? सऊदी नेशनल्स, अच्छा, ओ अरब्स, ओके, सऊदी नेशनल्स। ओके। अ, वहाँ के रेज़िडेंट्स भी हैं, जो हुँ, कि इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं या दूसरी नेशनैलिटी, वो उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन सऊदी नेशनल्स, अच्छा। दे वांट टू ट्राई दिस मार्केट, हुँ, तो इन्होंने भी खोला हुआ है। तो हमारे पास डिफरेंट मिक्स नेशनैलिटीज़ हैं जिनके साथ हम इस वक़्त काम कर रहे हैं। और क्योंकि हर हर कल्चर का एक कॉमन ख्वाब है कि हुँ, फूड इंडस्ट्री में कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे। हुँ, तो उन उस ख्वाब को क्योंकि एग्ज़ीक्यूट करने की कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो जो जो लैक कर रहे होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा कुज़ीन खोलना है, कौन से एरिया के अंदर कौन सा कुज़ीन नहीं खोलना, किस प्राइस पे बिकेगा, किस प्राइस पे नहीं बिकेगा, किस प्राइस पे बिकेगा उससे कम कर देंगे तो भी नहीं बिकेगा। हुँ। हम पिछले पॉडकास्ट में आई थिंक हाँ, इसको ये ज़िक्र डिटेल कर में चुके डिस्कस हैं, कर चुके बिल्कुल। हैं कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक हमारे पास एल्गोरिथम है कि जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन से एरिया में किस प्राइस पे कौन सी चीज़ बिकेगी और कौन सी प्राइस पे नहीं बिकेगी, कहाँ कौन सप्लायर कौन होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा होगा, पूरी सप्लाई चेन इन्वॉल्व अच्छा, होती है। इसमें आपने जो लास्ट टाइम भी बात की थी और मैं उस वक़्त भी काफ़ी फ़ैसिनेट हुआ था इसी बात पर कि आपके पास डेटा बहुत ज़बरदस्त होता है। जी। तो ये डेटा आपको कैसे मिलता है? मतलब किस तरह से आपके पास ये प्रोविज़न आपको मिल जाती हैं ये सारी चीज़ें कि देखिए क्योंकि हमारे ये डेटाबेस ही का काम है ना, मतलब इवन अमेज़न पे कोई स्टोर खोलते हैं या कोई जी, भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं तो जी, आपको मार्केट रिसर्च चाहिए होती है। जी। और ये मार्केट रिसर्च तो ऐसी है जो कि अवेलेबल तो है, लेकिन अवेलेबिलिटी की आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं होती, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए हमारे पास ना सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, हुँ, और उस पे हम जो है ना डेटा को फेच कर रहे होते हैं। वो डेटा के फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस बे के अंदर कितनी दफ़ा कोई एक पर्टिकुलर कुज़ीन सर्च की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्किश कुज़ीन सर्च की गई है। वो सर्च की गई है 3000 टाइम्स आज के दिन, ओके। लेकिन उसमें से कन्वर्जन रेट कितना है? 10% कन्वर्जन है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि उस वेसिनिटी के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर टर्किश कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं नहीं, और हैं तो बहुत दूर हैं और बिज़ी हैं, और बिज़ी होने की वज़ह से और दूर होने की रेटिंग कम वज़ह हो से जाती है। क्या वो बता रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद हाँ, डिलीवर होगा। ओके। हुँ, 1 घंटा 10 मिनट बाद डिलीवर होगा। वो ओके। लिखा हुआ आ रहा होता है। तो हो क्या रहा है कि एक बंदा टर्किश सर्च तो कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम
वो अल्टीमेटली बर्गर फिर मैकडॉनल्ड्स उसने ऑर्डर कर दिया। उसने सर्च किया, अच्छा। लेकिन क्योंकि बहुत देर बाद आ रहा था और उसने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे निकलना है या व्हाट्सएवर, मुझे भूख अभी लग रही है। तो हाँ, अब मैं फॉर फॉर एग्जांपल उसने केएफसी ऑर्डर किया और केएफसी खा लिया। ही वाज़ अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर टर्किश फॉर क्यूज़ीन। टर्किश कुज़ीन, हाँ। क्योंकि उसने सर्च किया, लेकिन उसको अल्टीमेटली वो कन्वर्ट नहीं कर सका क्योंकि वो करीब में नहीं थे। तो हमें पता चल गया कि उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो डेटा हमारे पास आया और हमारे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर उसने बता दिया, तो हमें पता चल गया कि इस एरिया के अंदर इस कुज़ीन का गैप क्रिएट हो रहा है। अब हमारे पास कोई नया सब्सक्राइबर होगा या हमारा कोई नया इन्वेस्टर होगा, तो वो आएगा तो हमसे पूछेगा कि बताएँ क्या करें? कौन से एरिया में कौन सा कुज़ीन खोलें? तो हम बताएँगे उसको कि इस एरिया के अंदर ये कुज़ीन खोलो, तो हाँ। आपका चलेगा। हुँ। और ये मेरा 14 साल का इसी रीजन का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करके, डेटा के बेसिस पे। हाँ, डेटा के बेसिस पे, हाँ। हमेशा डेटा पे बैंक करते हुए, क्योंकि जब हमने किसी के भी एक्सपीरियंस पे, जब हमें कभी क्लाइंट पुश करता है ना, नहीं नहीं ये तो चलेगा ही चलेगा, आप खोल के देखें, हम चलेगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, और फिर हम ज़बरदस्ती उस कुजीन को खोल देते हैं, तो फिर वो पछताते हैं। हुँ। सही है। और इसी वजह से जो मैंने आपको बताया ना, 90% हमारा सक्सेस रेट है, लेकिन जो 10% फेलियर्स हैं वो मैं ओन करता हूँ। वो 10% हमारे फेलियर्स भी हैं। सारे बिजनेस नहीं चला पाते हैं हम, कुछ बिजनेस फेल भी हो जाते हैं, लेकिन 90% हमारे सक्सेस रेट है। और जो फेलियर्स है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जिद, कि नहीं होगा, हो जाएगा। और अगर हम बता रहे होते हैं कि डेटा हमारा जो है बिल्कुल इसके अपोजिट बात कर रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हमारी तरफ पुश होता है कि नहीं आप करें, इसको इसी तरह से एग्जीक्यूट करें, यही नाम रखें ब्रांड का। अच्छा। अच्छा, ब्रांड के नाम से भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर आपके एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सिर्फ़ गूगल में नहीं होती, हाँ, हाँ। हमारे तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे होती है। बिल्कुल। करीम पे भी होती है, डिलीवरू पे भी होती है, गीता पे भी होती है, तलाबात पे भी होती है। अगर वो नेम एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो वो रैंक नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि उस वही नाम से उन्होंने बोला होता है कि नहीं यही नाम रखना है हमें। यार, मैं बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग मुझे वाक़या याद आ गया इस पे। मैं थाईलैंड अभी गया हुआ था कुछ अर्से पहले फैमिली के साथ, तो मैंने ऐसे ही सर्च किया बेस्ट देसी फूड, बेस्ट देसी हलाल फूड। हुँ, मैंने सर्च किया और मेरे सामने एक रेस्टोरेंट आया जिसका नाम ही यही था, यही था, द बिल्कुल। बेस्ट देसी हलाल फूड। तो मतलब बिल्कुल, नाम ही उसने एसईओ रखा हुआ था ऐसा कि उसने बिल्कुल। गूगल से उसको जो है ना बिल्कुल निकाल के वैलिडेट दिखा कर दिया, लिया था। वैलिडेट कर दिया। हुँ, तो ये तो हमारे पास टीम है, जो कि आपको बता रही होती है कि ये आपने हम आपको 100 नाम देते हैं। हुँ। जब भी कोई हमारे पास नया इन्वेस्टर होता है ना, कम से कम हम 100 नेम सजेस्ट करते हैं उसको, कि इसमें अच्छा, से कोई एक चूज़ कर ले। अच्छा। लेकिन वो नॉर्मली क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, वो हमने अपने भाई से मशवरा किया है, हम ये नाम रखेंगे। और फिर वो उसपे जो है ना, दे बेंट ऑन डूइंग दैट। तो फिर वो अक्सर उसमें फिर जो है ना हमें प्रॉब्लम आती है अच्छा। कि नहीं, हमने जो है ना अपने नाम पे रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब सब जगह एआई का काम चल रहा है, तो उसमें आपने इंटीग्रेशन की है एआई की कोई? ये हाँ, इसका हमारे इस वर्कफ़्लो के अंदर? इस वर्कफ़्लो के अंदर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। हमारे एआई सॉफ्टवेयर्स जिसको हम डिप्लॉय कर कर चुके हैं, वो ये तक बता रहे होते हैं कि आप एक ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इस टाइम पर फॉर एग्ज़ाम्पल रात के 12 बजे से 3 बजे तक हुँ। आप ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, ये डील, ये कॉम्बो बना के लॉन्च करें, तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और इस प्राइस पे लॉन्च करें। अच्छा, ये कोई भी इस ओके। तरह के सॉफ्टवेयर पे इस वक़्त कोई भी नहीं काम कर रहा, क्योंकि हमारे पास हमारी इन हाउस टीम है जो कि इन सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रही है। क्योंकि वो मुझे अभी तक याद है वो स्टीव जॉब की एक बात कि उसने कहा था कि मैं आईफ़ोन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो सामने वाला कंज़्यूमर है, उसको पता ही नहीं है अभी कि उसको चाहिए क्या? ट्रू, तो मैं वो चीज़ लेकर आ रहा हूँ ट्रू, जो उसको नहीं पता अभी कि चाहिए, लेकिन जब ट्रू। वो उसको मिल जाएगी तो समझ में आएगा कि अच्छा मैं ये मिस इस कर रहा चाहिए ही था। चाहिए, सो एग्ज़ैक्टली। आपके काम के अंदर भी ये चीज़ यही है, ऐसी है कि यही। सामने वाले को नहीं पता अभी उनको कि नहीं पता, उनको हाँ, नहीं पता कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, वो तो बोलते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, और देसी रेस्टोरेंट, ज़्यादातर जो देसी अवाम आती है वो बोलती है कि हमें, हर बंदा एक ही स्टोरी कहता है कि जो देसी फूड मैं चाह रहा हूँ ना, वो यहाँ नहीं मिला मुझे, पूरे यूएई में नहीं मिला, हुँ, और मैं खोलूँगा और चल जाएगा। हुँ, आपसे पहले जो 100 लोग खोल चुके हैं ना हुँ, इसी एरिया के अंदर, वो हुँ, भी सेम स्टोरी के साथ खोला है उन्होंने, हुँ, कि मैं वहाँ से लेकर आऊँगा शेफ़, और मैं तबाही फेर दूँगा, और ये हो जाएगा, और मैं आग लगा दूँगा, और ये कर दूँगा, और वो कर दूँगा। हर हुँ, बंदा मेरे गुण गाने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हुँ, ऐसा आप नहीं कर सकते एग्ज़ीक्यूट। वहाँ की चीज़ें अलग हैं। हुँ, वहाँ जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जिससे टेस्ट आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग ऑयल है। यहाँ पे जो ऑयल मिलता है, वो बहुत अलग क्वालिटी का ऑयल होता है, वो रिफ़ाइंड ऑयल होता है। वो आप एक ही चीज़ को जो है ना, वो 10 दिन तक उस ऑयल को आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उसका जो टेस्ट होता है, और अनहाइजीनिक होता है ऑफ़ कोर्स, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मुझे पता है कि जो पकवान सेंटर्स पे जो ऑयल यूज़ होता है, जो घी यूज़ होता है, जो चिकन यूज़ होती है, उसका टेस्ट क्यों अलग होता है, मुझे पता है हुँ, इस बात का। तो हम वो नहीं लेकर आएँगे वो टेस्ट, और हुँ, हमें चाहिए भी नहीं वो टेस्ट।
और हुँ, उतना अनहेल्दी फूड चाहिए भी नहीं हमें। हुँ, तो यहाँ पर हर गली के कोने पे आपको एक देसी फूड वैसे भी नज़र आता है, तो हम क्यों कॉम्पीट करें? हम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई अपनी प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करे? हुँ, इस भरोसे के साथ नहीं, हमारा टेस्ट मुझे पसंद है, मेरी वाइफ़ की बिरयानी मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ। आपकी वाइफ़ की बिरयानी सिर्फ़ आपको ही पसंद रहेगी। सो अगर आप उसकी बात करें कि जो लर्निंग्स थी ड्यूरिंग कोविड और अब इस पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने कुछ मेन लर्निंग्स आप लोगों की जो हों वो थोड़ा सा बताएं लोगों को, खास तौर पे फूड बिजनेस में एंड ओवरऑल भी बिजनेस के अंदर यूएई के अंदर रहते हुए। देखिए सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि लेस देन 1% चांस है आपके सक्सेसफुल होने का, अगर आप विदाउट एनी ड्यू डिलिजेंस काम करें। ऐसे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं ऐसे, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी, अंधाधुन उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गया। हुँ, अल्लाह ताला ने करवा दिया। हुँ, लेकिन अगर जिस तरह से आप कहीं से फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो आप पूरी पूरी रिसर्च करते हैं ना, आप कोई कोई महँगी चीज़ ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसकी रेटिंग देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, कुछ अपने तौर पे कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट करे ना, तो वो रिसर्च ज़रूर करे, और अगर वो नहीं कर सकता ना रिसर्च, तो किसी से करवा ले। हमसे नहीं करवा सकता, किसी न किसी से करवाए। और अपने इतनी बड़ी जो मतलब जो है ना, आप फूड सिर्फ़ ऑर्डर कर रहे हैं तो उतनी ही ज़्यादा आपने उसको देखा है, रिव्यू देखा है, उसकी रेटिंग देख रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा बिज़नेस आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कोई रिव्यू, कोई रेटिंग नहीं, कोई सैंपलिंग नहीं, कोई मार्केट एनालिसिस नहीं, कोई गैप एनालिसिस नहीं, कोई हुँ, कॉम्पिटिशन एनालिसिस नहीं। आप अंधाधुंध स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें भरोसा है अल्लाह ताला पे, चल जाएगा। अल्लाह ताला पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, हुँ, आपको शऊर दिया है और आपको बताया है कि मशवरे में बरकत है। तो आपको मशवरा करना चाहिए, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, किसी समझदार बंदे से बैठ के बात करें जिसको इस इंडस्ट्री का पता हो, और उसके बाद एग्ज़ीक्यूट करें, वरना आपके लेस देन 1% चांसेज़ हैं उस चीज़ के सक्सेसफुल होने के। अच्छा शारिक, अब आपने ये क्लाउड किचन कब से, कोविड से स्टार्ट हुआ है यहाँ यूएई में, कौन कब से ट्रेंड आया था इसका? हाँ, कोविड से पहले-पहले हमने स्टार्ट कर दिया था क्लाउड हुँ। किचन के कॉन्सेप्ट पे काम, लेकिन फॉर्मली और जिस तरह से पीक हुआ तो वो समझ लें को पोस्ट कोविड है वो। तो आपने तो फिर डेटा आपके पास भी होगा, इंडस्ट्री का भी डेटा होगा, तो उसके अंदर किस तरह से ग्रोथ देखी है? अगर एक एक लीनियर ग्रोथ थी या कोई कर्व में ग्रोथ थी, किस तरह से ग्रोथ थी ओवरऑल 2020 से नहीं, लेकर अब तक? सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है हमने इस अच्छा। इंडस्ट्री की तरफ, ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड जब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया और लोगों को पता चला कि ज़ोमैटो क्या है। पहले तो ज़ोमैटो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो ज़ोमैटो को ऑनबोर्ड ही नहीं करते थे। हुँ, हुँ। बोलते थे कि हमें नहीं चाहिए ज़ोमैटो, हम अपने डिलीवरी राइडर्स रखेंगे अच्छा। और खुद से डिलीवर करेंगे। हमारे पास कॉल आएगी, हमारा बंदा रिसीव करेगा, हमारा बंदा ऑर्डर लिखेगा और फिर हुँ। बंदा पैक करेगा और हम खुद जाएँगे डिलीवर करने। अच्छा, 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 अच्छा। दिस वाज़ प्री कोविड। प्री कोविड, ओके। और उसके बाद फिर हमने जब देखा कोविड के बाद फिर ज़ोमैटो था, अब ख़त्म हो गया ज़ोमैटो जो है ना, शेयर्स तलबात ने ख़रीद लिए उन। हुँ, लेकिन तो अब जाकर जो है ना वो चीज़ें बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हुई और आहिस्ता-आहिस्ता हमने सिग्निफ़िकेंट ग्रोथ देखी इस इंडस्ट्री की तरफ कि लोग जो है वो कोविड के टाइम पे आपको पता है दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई अमेज़न, क्यों बनी? सिर्फ़ इस वजह से बनी कि ई-कॉमर्स का जो हुँ, बूम आया असल, वो पोस्ट कोविड आया। हुँ, तो ये जो तलबात है या डिलीवरू है, नून, करीम, कीता, ये सारे भी जो हैं वो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन ये फूड से रिलेटेड ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो हमने बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा। पहले सिर्फ ज़ोमैटो हुआ करता था, अब देखें तलबात है, डिलीवरू है, नून है, करीम है, कीता है, इसके अलावा भी हैं। हुँ। तो छोटे-बड़े कुछ अच्छा, इसकी एक बहुत एग्रीगेटर्स। कंप्लेन करते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स के, बल्कि अक्सर मैंने देखा है कि इसके अगेंस्ट हो जाते हैं इन ऐप्स के, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इनमें जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से 30% तक हुँ, इनका कमीशन प्रॉफिट, होता है इनका, प्रॉफ़िट कमीशन, मार्जिन नहीं कह सकते, ये हाँ, कमीशन कह सकते हैं, या बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉफिट मार्जिन में से ईट अप हो रहा होता है, बल्कि इनफैक्ट एग्ज़ैक्टली, रेवेन्यू में से ईट कर रहे होते हैं। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली, ये अच्छा खासा होता है, लेकिन ट्रू, ऑफ कोर्स इनकी भी ट्रू, एक प्लेटफ़ॉर्म है, इनकी एक रीच प्रोवाइड कर ट्रू, रहे हैं वो ट्रू, आपको, तो ट्रू, वो ऑटोमैटिकली आपको एक चीज़ मिल ट्रू। तो रही है, आपकी सेल तो हो रही है वहाँ से। तो आपको क्या फ़ील आता है इनके अगर थ्रू? आप डेटा इनसाइट्स देखें ना, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर-सी बात है तलबात के साथ काम करता हूँ, तलबात के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी बड़ी डिसीज़न मेकिंग होती है उसमें एज़ अ कंसल्टेंट बुलाया भी जाता है। हुँ, तो मुझे पता है इस बात का कि तलबात अभी तक प्रॉफ़िट्स में नहीं है। हुँ। तलबात इटसेल्फ इज़ इन लॉस। आई नो, वो तो ठीक है ना? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, तो पब्लिक हमें पता है लिमिटेड उसका कंपनी डेटा, है। डेटा बिल्कुल। हमारे पास अवेलेबल है, हाँ। सही है। और इंटरनल जो डिस्कशंस होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से और रेस्टोरेंट ओनर्स को फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि हम इसको 1% भी और कम कर दें जो हमारा
कमीशन स्ट्रक्चर है, तो हुँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये मॉडल रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हुँ, फिर आप प्री कोविड सिचुएशन में चले जाएंगे कि एग्रीगेटर्स को बंद कर दिया जाए और हुँ। ख़ुद ही ड्राइवर राइडर्स को रखो और ख़ुद ही हैसल पालो कि उनको अपना वीज़ा भी दो, बाइक लेकर दो, उसका साल, उसका फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। हुँ, लेकिन अब चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो गई ना, चीज़ें चेंज हो गई, तो हमें पता है। तो जो भी जितने भी देसी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं ना, वो आपको शिकायत करते हुए ज़्यादा नज़र आएँगे इस टॉपिक पे कि ना इतना ज़्यादा जो है ना 30% तो कमीशन चला जाता है। क्योंकि उनका टिकट साइज़ ही बहुत छोटा है ना। उनका जब टिकट साइज़ छोटा है और उनके जो उनके कंज़्यूमर्स हैं, उनकी बाइंग पावर भी कम है। हुँ, तो वो जो 30% है ना, वो उनको सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा होता है। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है ना क्लाउड किचन में, आपको पता है, आप विज़िट कर चुके हैं, हम इटालियन लॉन्च कर चुके हैं, हम लेबनीज़ लॉन्च कर चुके हैं, हम टर्किश लॉन्च कर चुके हैं, हम रशियन लॉन्च कर चुके हैं, हम जैपनीज़ लॉन्च कर चुके हैं, हम थाई लॉन्च कर चुके हैं, हम कोरियन, मतलब यू नेम इट, बहुत सारे। पाकिस्तानी नहीं किया आपने लॉन्च या पाकिस्तानी तो देसी? हमने, हमारे हैं ना, जो हमारे जो फेलियर्स हैं उनमें, अच्छा, उसमें ज़्यादातर वो अच्छा, पाकिस्तानी है ना। अच्छा, अच्छा। जो ज़िद थी कि नहीं, हम मुझे वो अपनी अम्मी की बिरयानी ही चाहिए और वही रेसिपी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हुँ, और आपको नहीं पता वो बहुत हाँ, ओके, ज़बरदस्त चलेगी। ओके, सो वो पाकिस्तानी फेलियर्स में नहीं से चला, ही है वो। ओके, हाँ, हुँ, तो हमने पाकिस्तानियों के साथ काम किया है, बहुत हुँ, सारे पाकिस्तानी, लेकिन हमने फिर उनको बताकर हमने हमने कोरियन उनको फूड उनके लिए लॉन्च करवाया, उनके लिए थाई फूड लॉन्च करवाया, जिसका टिकट साइज़ बड़ा है। जिसका हुँ। टिकट साइज़ बड़ा है, और उसमें फिर 30% आपको देते हुए एग्रीगेटर को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसका टिकट साइज़ तो बड़ा है। एग्रीगेटर 30 लेट्स से अगर एग्रीगेटर की तरफ से ये भी तो एक गलत बात होगी ना कि अगर लेट्स से मेरा एक फूड ऑर्डर एवरेज आ रहा है लेट्स से $100 दिरहम का हुँ, और एक और रेस्टोरेंट है जिसका आ रहा है 50 दिरहम का। हुँ, दोनों पे वो 30% चार्ज कर रहा है। तो हुँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं $100 दिरहम का अगर मेरा टिकट साइज़ है, तो मुझको एक फिक्स कॉस्ट दे दे और उसके बाद थोड़ी-सी परसेंटेज ऐड कर दे और जो 50% वाला है उसको पूरे 30% चार्ज कर दे। ऐसा कोई मॉडल नहीं है? या देखिए पूरा-पूरा हर एक के वो इक्वल देखिए, मैं परसेंटेज आपको डाल दे? बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई 10 दिरहम की कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे ना, जब हुँ, तो आप, क्योंकि वो जो 10 दिरहम पे 3 दिरहम बना उनका कमीशन, तो ठीक 3 है, दिरहम पे वो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक तो है, वो आपसे जो है ना, डिलीवरी चार्जेज़ अलग से ले लेंगे। ठीक तो है। उनको उनको वो पूरा करना है अपना, अपना जो, अगर आप छोटे ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो एवरेज साइज़ के ऑर्डर्स हैं, उसपे वो 30% ही चार्ज कर रहे होते हैं। हुँ, लेकिन वो जो असल जो कमा रहे हैं ना वो हमसे, हुँ, वो बड़े ऑर्डर्स पे ही कमा रहे होते हैं। ठीक है। सही है? हुँ, लेकिन होता क्या है, नॉर्मली हम किस तरह से कर रहे होते हैं, हम प्राइस को ज़्यादा रखकर उस पे जब डिस्काउंट दे देते हैं, उसके बाद वाली जो अमाउंट होती है, उस पे कमीशन ले रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक बर्गर, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बर्गर को ले लेते हैं कि हमने उसको 100 दिरहम का एक बर्गर मील, उसमें फ्राइज़ भी है, उसमें ड्रिंक भी है, उसमें एक जो डबल पैटी का बर्गर है, सिग्नेचर बर्गर है। उसको अगर हमने 100 दिरहम का किया हुआ है, 100 दिरहम करके हमने 50% का उस पे डिस्काउंट दे दिया। और जब 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो 50 दिरहम, जो तलबात ने जो चार्ज करना है हमसे कमीशन, वो 100 दिरहम पे चार्ज नहीं करना। ठीक वो है। डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट पे चार्ज करना है। तो अल्टीमेटली उनको जो है ना, वो कम ही पैसे बच रहे होते हैं। ओके, जो है ना, वो उतने ज़्यादा नहीं बच रहे होते हैं। ठीक है। और डिस्काउंट हम लोग ऑफ़र भी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी रीच बढ़े। जब भी हम डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, हमारी रीच बढ़ जाती है। तो हम प्राइस को उस हिसाब से सेट करते हैं कि हमें डिस्काउंट डिस्टर्ब ना करे, और हुँ, इनका ना कमीशन डिस्टर्ब करे, ना डिस्काउंट डिस्टर्ब करे, ना हुँ। हमारे फिक्स कॉस्ट डिस्टर्ब करे, ना हमारे वेरिएबल कॉस्ट डिस्टर्ब करे। अच्छा इसमें इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन्फ्लेशन का क्योंकि अभी आपने देखा कि जो भी सिचुएशन हुई उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी गई हैं ऊपर और आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जिस टाइम पर अब ये जो ऑयल प्राइसेस इस वक्त हैं आज हम वीडियो बना रहे हैं 3 जुलाई को हुँ, सो इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं वो प्री कॉन्फ्लिक्ट ये ऑलमोस्ट उस लेवल पे इंटरनेशनल प्राइसेस आ गई हैं बट जी, अगर फ्यूल की बात करें जो पंप के ऊपर मिल रहा है वो उस लेवल पे नहीं नहीं आया आया अभी तक, और तकरीबन 25% का अभी भी इंक्रीज़ है फ्रॉम दैट पॉइंट और ये हर मुल्क में ही है, ऐसा हर मुल्क यूएई में। में नहीं है सिर्फ़। तो उसका रीज़न ये है कि अभी जो रिफाइनरीज़ हैं वो अभी उस तरह से कोप अप नहीं किया उन्होंने, कोप अप तो नहीं अब किया, उसमें उन्होंने टाइम लग रहा जितना है। स्टॉक था उन्होंने उसी प्राइस पे ले लिया है ना। हाँ, अभी अभी टाइम लगेगा उसको हुँ, वापस उस प्राइस पे हुँ, आने में। हुँ, तो इन्फ्लेशन स्टिकी होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पे जा रही होती है। बिल्कुल। और हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में देखा कि रेस्टोरेंट्स का मसला ये है कि यहाँ यूएई में क्योंकि रूल ऑफ लॉ है अनलाइक लेट्स से हमारे कंट्रीज़ के, तो वहाँ पर तो आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से प्राइसेज़ आगे-पीछे कर सकते हैं। हुँ, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं रेस्टोरेंट कर के अंदर सकते, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं तो कर अगर सकते। मैकडॉनल्ड की प्राइस कुछ है, तो वो काफ़ी अरसे बाद जाकर वो इम्पैक्ट आएगा, वो फ़ौरन नहीं आएगा बिल्कुल इमीडिएटली ऐसे ही। जबकि उनका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो फ़ौरन ही इम्पैक्ट आ जाएगा। ऑयल ट्रू, फ़ौरन बढ़ जाएगा, ट्रू, फ्यूल ट्रू। फ़ौरन बढ़ जाएगा, फूड प्राइसेज़ बढ़ गई हैं। तो ये चीज़ द गुड थिंग लास्ट टाइम हमने ऑल्सो ये बात की थी कि क्लाउड किचन के अंदर ये इम्पैक्ट आपके ऊपर उस तरह से नहीं आ रहा होता क्योंकि हुँ, आप प्राइसेज़ भी
डायनामिकली चेंज कर रहे होते हैं। तो वो क्या 4 टू सिनेरियो? 7% का इम्पैक्ट है फूड कॉस्टिंग पे। अच्छा। हाँ, 4 टू 7 देखिए हमारा रेंट सेम है, सैलरीज़ जितनी जा रही थी वो हुँ, सेम है, यूटिलिटीज़ वगैरह जिस जिस हिसाब से था सब कुछ सेम है। हुँ, तो एक जो वेरिएबल फैक्टर है वो है फूड कॉस्ट का, जो कि चेंज है, सही है? और उस ओवरऑल पे 7% तक का जो है ना इम्पैक्ट हम इस वक़्त ओवरऑल पे हम फ़ील कर रहे हैं। तो जो कि ये मैं ओवरऑल सिर्फ फूड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कि उस पे 7% तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का डिफरेंस है, जो कि इस वक्त हम ओवरऑल अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो हमने अपने सारे इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो है ना ये कुछ अरसे तक ये जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कुछ परसेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और अगर आप चाहें तो इस वक्त हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम प्राइसेस को बढ़ा 1 सकते दिरहम हैं। 2 दिरहम बढ़ा भी सकते थे और कुछ पे हमें कुछ ब्रांड्स पे हमने बढ़ाया। जिन जहाँ पर हमें लगता था कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ही नहीं जिन प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं हमारी जिसको हम अट्रैक्शन के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे होते हैं, क्योंकि मेन्यू के अच्छा, बहुत बहुत सारे और आइटम उसकी वजह से जा रहे होते हैं। ओके। कोई एक ऐसी डील इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर देते हैं हम कि फिर मेन्यू पे फॉर आना कोई लाजिम एग्ज़ाम्पल हो जाता है। एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं ताकि हम जब कर रहे हों ऑर्डर तो हमें पता हो कि ये क्या कर रहे हैं हम? हाँ, एग्ज़ैक्ट देखिए जैसे कि मैकडॉनल्ड्स आपको जो है ना कभी-कभी इस तरह के ऑफ़र निकालता है, केएफसी वाले ऑफ़र निकालते हैं कि 9 दिरहम में वो आपको बर्गर दे रहे हैं, हाँ, ओके, ठीक है? और ओके। उसके साथ जो है वो फ्राइज़ भी दे रहे हैं। तो 9 दिरहम में बर्गर और फ्राइज़ को एग्ज़ीक्यूट करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है कि कितनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ये लोग, कितना हुँ, हाई क्वालिटी ऑयल यूज़ करते हैं, हुँ, कितनी ज़बरदस्त उनके एसओपीज़ हैं, इनके खुद के खर्चे। हुँ, लेकिन उससे होता क्या है कि अब जब 4 दोस्त मिलके जब ऑर्डर करेंगे, तो हर हुँ, बंदा वो 9 दिरहम वाली चीज़ नहीं ऑर्डर कर रहा होगा। तो वो आपसे नहीं, एक आइटम पे नहीं कमाएँगे आपसे, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दे देंगे, लेकिन बाकी आइटम्स पे कमा लेंगे। हुँ, तो इसी तरह से हम भी उसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो कुछ आइटम हमारे ऐसे थे, जो बिल्कुल हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे, तो उन उसकी प्राइस को चेंज करना या बढ़ाना हम पे फ़र्ज़ हो गया था, क्योंकि हम सही। लॉस में नहीं बेचना चाहते थे, कि अगर 4 टू 5% का भी डिफ़रेंस है, तो हम उसको जो है ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारी प्राइसिंग पे। तो उसको हमें चेंज करना पड़ा। अगर कोई 10 दिरहम की चीज़ थी तो 10.5 कर दी हमने उसको कवर करने के लिए। लेकिन हमने बाकी आइटम की प्राइस को ज़्यादा हमने छेड़छाड़ नहीं की उसमें, क्योंकि हमें पता था कि उसमें हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन कंपैरेटिवली अच्छा है, तो हम उसको कोप अप कर सकते हैं। राइट। अच्छा, अब उस पॉइंट पर मैं आऊँ कि अगर लेट्स से कोई प्रोफ़ेशनल है जो यूएई में रहता है या इवन बाहर भी रहते हैं। मैं क्योंकि अपने चैनल के ऊपर जो भी बात करता हूँ वो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स या इवन एक्टिवली अगर आप साइड हसल्स कर रहे हैं तो वो बहुत यस, इंपॉर्टेंट है साथ में यस। अपनी जॉब के ये काम करना। लेकिन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो चाहे वो स्टॉक्स हों चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों, वो एक बहुत बाद में जाकर आपको हेल्प आउट कर रही होती है। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आता है, 10 साल भी लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहे होते हैं, वो जी, चल रहा होता है। जी, जी। लेकिन जो एक्टिव इनकम है, ये अगर आप उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत स्लो ग्रो कर रही होंगी। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाह रहा था कि लेट्स से अगर कोई है जिसको आप अपना एक्टिव इनकम प्रोड्यूस करनी है, साइड में कोई काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो जो भी मेरे पास अगर कोई आता है, किसी की जॉब चली जाती है और वो मुझसे बोलता है कि यार मुझको अब कोई ऐसा काम करना है जो अब मुझे जॉब नहीं करनी। अब मुझे ऐसा काम करना है कि अपना ही काम कोई हो, कोई हुँ, आइडिया दो। हुँ, हुँ। तो मैं कभी भी उनको ये नहीं बोलता अगर लेट्स से किसी की वर्थ 3 मिलियन दिरहम है और वो मुझसे कहते हैं कि ये 3 लाख दिरहम का बिज़नेस है, लेट्स से ये क्लाउड किचन का ही कोई बिज़नेस है, तो शुड आई गो फॉर इट? तो वो तो फिर भी समझ में आता है कि 3 ट्रू, मिलियन दिरहम की उनकी वर्थ है और 3 लाख उस पे अगर एक बिज़नेस में जा रहा है क्योंकि इस बिज़नेस का आरओआई अभी 10%। बात करते हुँ, हैं कि कितना टाइम लगता है उसका हुँ। रिटर्न में, बट वो एक बात समझ में आती है। बट अगर किसी की वर्थ ही जॉब चली गई और 5 लाख दिरहम की वर्थ है या 6 लाख दिरहम की वर्थ है और वो 3 लाख दिरहम इसमें लगाना चाह रहा है, तो आई डोंट थिंक सो डज़न्ट मेक सेंस, दैट डज़न्ट डज़न्ट मेक मेक सेंस, सेंस। डज़न्ट मेक इसका सेंस। सबसे अच्छा पॉइंट एंट्री पॉइंट जो आपने इतने सारे लोगों के साथ कंसल्टेंसी की है, तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट एंट्री पॉइंट किसी के लिए क्या होता है? लेट असाइड कि जॉब है अभी उनके पास, लेकिन कौन-सा पॉइंट ऐसा है कि आप उसमें एंटर करें, ताकि आपका ये पैरेलल में बिज़नेस भी स्टार्ट हो जाए, थोड़ी-सी इनकम भी आना शुरू हो जाए और 2-3 साल के अंदर एक एसेट क्रिएट हो जाए और उसके बाद फिर आप जो है ना एक नेक्स्ट डिसीज़न ले सकते हैं अपनी लाइफ़ के लिए? हुँ, हुँ। देखिए हमारे पास ना एक 2 तरह के मॉडल हैं, एक एक्टिव मॉडल, एक पैसिव मॉडल है। ठीक है। एक्टिव मॉडल में क्या होता है, हम पूरा क्लाउड किचन सेटअप कर देते हैं हुँ, हुँ। और आप खुद ही चलाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये वो उन लोगों के लिए जो जॉब नहीं कर रहे, ओके। जिनके कुछ और बिज़नेसेस चल रहे हैं हुँ, और वो दे आर विलिंग टू सपोर्ट देयर गिव टाइम टू दिस बिज़नेस। हुँ, लेकिन हमारा जो पैसिव मॉडल है ना, सबसे ज़्यादा वही चलता है। वो मॉडल है, वो जॉब कर रहे हैं वो लोग और उनको पता है कि आज नहीं तो कल मेरी जॉब चली जानी है, आज नहीं तो कल रिटायरमेंट तो होनी ही होनी है। हुँ, तो ठीक है ना? तो अगर आपको कोई फल
10 साल बाद खाना है आम के पेड़ से, तो आप 10 साल पहले ही पौधा लगाएँगे ना, उसका पेड़ लगाएँगे। हुँ, तो इसी तरह से जैसे अगर आपको अपनी औलाद से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो औलाद भी फल देने में टाइम लगाती है ना आपको, हुँ, कि भई इतना-इतना टाइम लगाएगी। तो पैदा पहले हुई वो, हुँ, और उसके बाद 20 साल बाद, 25 साल बाद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ, उसकी उसकी इनकम पे आप अगर आप रिटायर हो गए हैं, तो उसकी इनकम से घर चल सकता है, ऐसा ही है ना? हुँ, तो आपको वक़्त से पहले आपको ये डिसीज़न लेना पड़ता है। हुँ, जब आप कोई भी अच्छा टाइम नहीं होता और कोई भी बुरा टाइम नहीं होता। सबसे अच्छा टाइम है ही आज का, अभी का, ठीक है? और ख़ास तौर पे जो सीज़न है, जो समर का सीज़न होता है ना, हम सबसे ज़्यादा क्लाउड किचन लॉन्च इस टाइम पे करते हैं, क्योंकि हमें उस क्लाउड किचन के अकाउंट को मैच्योर करने में कुछ मंथ्स मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। उसके एल्गोरिथम को सेट करने में, उसके रिव्यूज़ को सेट करने में, उसकी विज़िबिलिटी पे काम करने में, एसओपीज़ बनाने में, जो भी फ्लॉज़ हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेज़ उसको रिमूव करने में। तो सबसे बेहतर ये टाइम होता है कि आप उसको पैरेलल में ग्रो करें, क्योंकि 1 साल का टाइम कम से कम लगता है, उसके बाद जाकर आपको ये बिज़नेस पैसा देना शुरू करेगा। हुँ, और जैसे-जैसे पुराना होता चला जाएगा, ये ज़्यादा पैसा देगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपकी जॉब चली गई और आपने बोला मैं क्लाउड किचन खोल रहा हूँ और अब इसके इनकम पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा, आप बर्बाद हो जाएँगे ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि आपको आपको पता होना चाहिए कि 1 साल तक तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा, हुँ, और अगर आपने अपनी जमा पूँजी इस पे लगा दी, तो आपने आपके लिए बर्बादी है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव इनकम बिज़नेस है। ये इसका कोई रेंटल इनकम नहीं है कि आरओआई पहले दिन पहले से दिन से आ जाए, हाँ, आने शुरू हो जाएगी। हाँ, हाँ, सही। जिस तरह से कोई भी दूसरा बिज़नेस है वली दुनिया के किसी भी कोने में, आप यूएस में हो, यूके में हो, कोई भी और बिज़नेस ले लें, कोई सैलून का बिज़नेस ले लें, कोई टेलरिंग शॉप ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, एक टेलरिंग शॉप है, आज आप एक टेलरिंग शॉप खोलते हैं आप अपने एरिया के अंदर, तो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स आज ज़्यादा होंगे या आज से 6 महीने बाद ज़्यादा होंगे? हुँ, तो आपको रिपीटेड कस्टमर, आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। अब इस बिज़नेस में रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, रेटिंग्स चाहिए होती हैं, विज़िबिलिटी चाहिए होती है, एल्गोरिथम पे बैकएंड पे काम करना होता है। हमारे पास पूरी टीम है जो ये आप खुद भी सेटअप कर ऑर्डर्स रही करते होती है। होंगे ताकि शुरू में टेस्टिंग करें इसकी? एग्ज़ैक्टली, हम हाँ, खुद भी ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, हुँ, एल्गोरिथम सेट कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ डाल रहे होते हैं, रेटिंग्स देख रहे होते हैं। हुँ, उसके बाद जाकर फिर इतना मैच्योर होता है ब्रांड कि अब आपको पैसा आना शुरू हो गया, हुँ, ठीक है? तो आपको सेकंड ईयर जो है ना, वो आपको 25% तक आरओआई इसमें मिल जाता है। फर्स्ट ईयर आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। फर्स्ट ईयर तो आपका ब्रेक इवन अचीव होगा, आपका ऑपरेशनल ब्रेक इवन ऑपरेशनल अचीव ब्रेक इवन होगा, अचीव ऑपरेशनल होगा। ब्रेक इवन अचीव अच्छा, होगा। अब अगर इसकी कॉस्टिंग पे बात करें कि कॉस्टिंग किस तरह की है? इनिशियल कितने पैसे आपको चाहिए हुँ, टू स्टार्ट विद? क्या क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं पहले, दूसरे, तीसरे साल के अंदर? हुँ, हुँ। देखिए, $100,000 की इन्वेस्टमेंट है टोटल, सही हुँ, है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटअप कॉस्ट नहीं है, इसमें लाइसेंसिंग भी है, इसमें फूड मटीरियल भी है, इसमें फ़ोटोग्राफ़ी भी है, इसमें वीज़ाज़ भी हैं, इसमें ट्रेनिंग्स भी हैं, डेवलपमेंट भी है, ट्रायल्स, टेस्टिंग्स भी हैं, सब कुछ है, इक्विपमेंट भी है, और इसके अंदर ऑपरेशनल एक्सपेंस 1 साल का तकरीबन 8 महीने तक ऑपरेशनल ब्रेक इवन आ जाता है, तो 8 महीने का बैकअप अमाउंट भी है, सैलरी और रेंट भी है इस 100,000 के अंदर। तो ओके। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सेटअप कॉस्ट नहीं है ये सेटअप प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंस 6 टू 8 मंथ्स के इसके अंदर होते हैं। तकरीबन 350,000 दिरहम्स। 350,000 360 के आस-पास की अमाउंट होती है, 100,000 जो बनते हैं। तो ये ओके। इसके अंदर हम ये कवर सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो मतलब ये अमाउंट तब तक चलेगी आपकी, तब तक जब तक आप ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव नहीं कर लेंगे, और और ये इसमें सारे से पैसा पैसे एक आना साथ ही स्पेंड तो नहीं होते होंगे, ज़ाहिर-सी बात इस है पे ये? एक साथ स्पेंड नहीं होते। तो हुँ, हम क्या कर रहे होते हैं कि पहले जो सेटअप कॉस्ट होती है, वो हम पहले से लेते हैं, और ऑपरेशन जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, आप लाइव हो जाते हैं, तो ऑपरेशनल एक्सपेंस आप ले लेते हैं, हुँ, हम ले लेते हैं उनसे। हुँ, हुँ, और उसके बाद फिर जो है आप 6 टू 8 मंथ्स के बाद आप ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव कर लेते हैं। हुँ, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट आ रहा होता है, वो रेवेन्यू है। हुँ, तो उसी रेवेन्यू में से फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स एक्सपेंस जो दोनों देने होते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या-क्या हैं? फिक्स कॉस्ट है सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज़ जो कि फिक्स होती है हमारी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फूड कॉस्ट और कमीशन। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा फूड मटेरियल यूज़ होगा, जितनी ज़्यादा सेल होगी तलबात या डिफरेंट जो भी एग्रीगेटर है उतना कमीशन लेगा। तो ये 2 वेरिएबल कॉस्ट हैं इसमें, और बाकी के जो है ना वो फिक्स कॉस्ट हैं। तो ये जो बाकी की अमाउंट होती है वो से हमारी तकरीबन 8 मंथ्स की फिक्स कॉस्ट आपका सॉर्टेड होता है। और उसके बाद फिर पहला साल तो मैंने बताया आपको ऑपरेशनल ब्रेक इवन हम अचीव करेंगे, बेयरली कुछ कमा पाते हैं, लेकिन दूसरे साल जो है वो हम कमाना शुरू कर देते हैं। पहले साल के एंड से ही कमाना शुरू कर पहले देते हैं। साल की जो संक कॉस्ट है जिसके अंदर लाइसेंसिंग की कॉस्ट होगी, आपके जो रेंट्स की कॉस्ट होगी, ये सेकंड ईयर में क्या-क्या रिपीट होगा?
सैलरीज़ तो ऑफ कोर्स होंगी, हुँ। बट इसके अलावा और ऑफ कोर्स आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो भी होंगे। सिर्फ़ ऑपरेशनल एक्सपेंस चल रहे होते हैं और हमको रिन्यू करना होता है लाइसेंस। हर साल का रिन्यूअल हर होता साल रिन्यूअल है। होता ठीक है है, आपका, ठीक है? और हर 2 साल बाद आपको वीज़ाज़ जो आपके लड़के हैं वीज़ा पे उनको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक ठीक है? है। तो बहुत सा हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्लीट, तो ज़्यादातर जो स्टाफ होता है वो हमारे लाइसेंस पे होता है, उनका वीज़ा निकला हुआ होता है। लेकिन फिर भी कॉस्ट हम आपसे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है? अगर किचन में आपके 6 बंदों की ज़रूरत है या आपके किचन के ऑपरेशंस को सँभालने के लिए, जिसमें डिस्पैचर अलग होगा, डिशवॉशर अलग होगा, क्लीनर अलग होगा, शिफ्ट में 2 शिफ्ट में काम चल रहा होता है। हुँ, तो दो दो स्टाफ आपके पहले शिफ्ट में होगा, 2 स्टाफ बाद के शिफ्ट में होगा, तो आपको 6-7 स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, तो आपकी जो सैलरी कंट्रीब्यूशन होगी सिर्फ़ 2 स्टाफ की होगी। हुँ, क्योंकि हमने जो इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, उसमें बाकी का स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है। डिशवॉशिंग के लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स है, जो वो आपके लिए भी काम करेगा, किसी और के लिए भी काम कर रहा है, किसी और ब्रांड के लिए भी काम कर रहा है। इसी तरह से डिस्पैचर एक सेंट्रलाइज़्ड डिस्पैचर मौजूद है, जो ऑर्डर भी देख रहा है, ऑर्डर को क्रॉस चेक भी कर रहा है, कोई गलती है तो उसको सही भी कर रहा है और आगे डिस्पैच भी कर रहा है। तो इसमें इसी क्या तरह है, से आपने जो इकोनॉमिकल हो बताया जाता है। था उसका जो कमेंट्स भी आते हैं हुँ, या रिव्यूज़ भी आते हैं, उनके लिए भी जो है उसके ना लिए आपने बैकएंड पे कोई डेडिकेटेड रिसोर्सेज़ हैं हमारे हुँ, पास, जो हुँ, रिव्यूज़ देख रहे हैं और कि वो भई सारे रेस्टोरेंट्स की एक साथ देख रहे होते हैं। सारे देख रहे होते हैं, हुँ, बिल्कुल उसकी तो ताकि जो है हम हमें पहले से पता चल जाए, हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले से पता चल जाए, क्योंकि हम रिव्यूज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, ख़ास तौर पे नेगेटिव रिव्यूज़ को, कि हुँ, अगर वो बोल रहा है कि भाई पैकिंग जो थी वो लूज़ थी हुँ, और वो स्पिल्ड आउट हो गया है रास्ते में, तो हमें वो भले से वो राइडर की गलती से हुआ, लेकिन हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो फिर हमारी ऑपरेशन की टीम है, उसको टास्क असाइन हो जाता है डायरेक्ट, कि इस टास्क पे काम करना है, कि इसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करना है, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आइटम अगर ड्रिंक भी है अगर गई, तो वो स्पिल्ड आउट ज़रा सी भी नहीं होनी चाहिए, लीकेज ज़रा सी भी नहीं होनी चाहिए, वरना लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, स्पिल्ड आउट की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। सही। तो इसकी आपके जो एज़ यू सेड कि लेट्स से पहले साल के अंदर हमने ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। हुँ, नेक्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत जो कॉस्ट एडिशनल लाइसेंस की कॉस्ट जी, होगी या जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो चल रही होगी, लेकिन अब आपका जो मंथली रेवेन्यू होगा वो एक्सीड करना शुरू कर जाएगा जी, जो आपका जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जी, तो वो इतना एक्सीड कर जाएगा कि आप वो जो कॉस्ट थी 350,000 दिरहम्स उसका 25% बना के दे देगा इन जी, प्रॉफिट, जी, ये आप कह बिल्कुल, रहे हैं। यही कह रहे हैं। सो ओके, तो पहले साल के यानी कि आपका एवरेज हो गया 12.5%। जी, पहले अगर 2 सालों का 2 एवरेज सालों निकालें तो 12.5% साढ़े का बारह एवरेज हो परसेंट गया। हो गया। लेकिन ये कीप दिस ये जो पहले साल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दूसरे साल क्योंकि पहले साल थोड़ा-सा प्रॉफ़िट आ जाएगा आपको, हुँ, लेकिन वो जो पहले साल का जो प्रॉफ़िट आएगा वो फ़िक्स एक्सपेंस में चला गया। किस फ़िक्स एक्सपेंस में? आपको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ा, अगले साल। हाँ, और थोड़ी बहुत चीज़ें, हाँ। तो उसमें चला गया। तो आपने प्रॉफ़िट तो आरओआई थोड़ा-सा मिला था आपको पहले हुँ, साल में भी। ऑपरेशनल ब्रेक इवन तो आपने 8 महीने में अचीव कर लिया, तो बाकी के 4 महीने आपको कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। हुँ। उसके बाद फिर 25% की तरफ गए। फिर हम जो है ना, हम डायरेक्ट हमारी जंप होती है 50%, 45% की तरफ, उसके बाद तो साल थर्ड ईयर थर्ड में। ईयर में। हुँ, तो मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम हमारी कभी-कभी तो 65% तक। हुँ। तो 3 साढ़े 3 साल का टाइम होता है, जिसमें हम पूरा पैसा हम रिकवर कर कर चुके होते हैं। जो भी आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, वो पूरा-पूरा पैसा जो है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आप निकाल चुके होते हैं। 3 साढ़े 3 साल में। हुँ। सही। और ये प्रॉफ़िट जब आता है तो फिर लोग क्या करते हैं नॉर्मली? उसको स्केल करते हैं हमारे स्केल साथ, करते हाँ, हैं, हाँ, हमारे सेटिंग इन्वेस्ट इकोसिस्टम करते में हैं। स्केल। बहुत से लोग तो हमारे साथ 6 महीने में स्केल करना शुरू कर देते हैं। पैसा उनको उनको ट्रेंड नज़र आ जाता है हुँ, कि हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाना शुरू हो चुके हैं, तो हम इस महीने के बाद हमारा पैसा भी आना शुरू, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कीप इंक्रीजिंग। हुँ, और जिस तरह से हम नए-नए चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, हर 3-4 महीने बाद कोई नया आइटम लॉन्च कर देते हैं, तो उनको पता होता है कि यार दे हैव द ट्रस्ट ऑन अस। हुँ। तो बहुत से लोग तो 6 महीने बाद भी हम बोलते हैं कि आप अपने दूसरे किचन में सेम ब्रांड्स को लॉन्च कर दें। अच्छा, हाँ, सही। और बहुत से लोग हमारे साथ एक से ज़्यादा ब्रांड्स लॉन्च करते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, और अच्छा फिर एक से ज़्यादा ब्रांड्स की जो बात थी वो आपने बताया था कि साढ़े 3 लाख दिरहम के ऊपर अगर आपको अगली ब्रांड ये एक ब्रांड की लॉन्च है जी, जी, साढ़े 3 जी, लाख। जी, जी। अगर अगली ब्रांड लॉन्च करनी है तो उसके अंदर आपको सिर्फ़ 35,000 में 35,000 दिरहम्स के अंदर 10% ऑफ द अमाउंट, सेम किचन के अंदर। सेम किचन के अंदर, ओके। और वो वन टाइम। हुँ, ऑपरेशनल एक्सपेंस भी नहीं बढ़ेगा, आपका सैलरी, रेंट वगैरह सब उतनी रहती है। हुँ। तो हमारे साथ स्केल करते हैं फिर लोग, फिर हम क्या करते हैं, फिर उनको उनका सेटअप किसी और किचन में भी लेके चले जाते हैं, अपने ही किसी और किचन के अंदर। अब अच्छा। तो हमारा एक इकोसिस्टम, अब आपको पता है सऊदीया में भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लेके जा सकते हैं। जो यहाँ के हम सबसे पहले उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे,
जो हमारे साथ यहाँ मैच्योर ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे खासे टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी लेगेसी उन ब्रांड्स की क्रिएट हो चुकी है, सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो चुकी है, तो हम उनको जो है ना वो हुँ, पेनिट्रेट करवाएंगे सऊदीया अपने में भी। लेकिन सऊदी अरब में। सऊदी आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पर? स्टार्ट कर दिया हमने, अच्छा, हाँ, किचन। क्योंकि वो तो काफ़ी मुझे मुश्किल मार्केट लगती है। बहुत मुश्किल मतलब मार्केट अच्छी है, मार्केट है, बड़ी मार्केट है बड़ी मार्केट है। यहाँ से, हाँ, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। हाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो नहीं है वहाँ नहीं पर, है। यहाँ पर है। तो हुँ, इसलिए सबसे पहला स्टेशन यही होना चाहिए आपका। हुँ, कम पैसों में आपका ब्रांड लॉन्च हो जाता है, वहाँ तो डबल लग जाते हैं तकरीबन। हुँ, क्योंकि वहाँ पर हमारी बहुत सारी, हमें सऊदी को हायर भी करना पड़ता है, किया हुआ है हमने। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हुँ। कि लाइसेंस की कॉस्ट भी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है। तो यहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से अगर यहाँ पर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1,00,000 की तो वहाँ पर क्या है। हाँ, 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा। $1,50,000 से ज़्यादा है? हुँ, अच्छा, हुँ, सही हुँ। क्योंकि वहाँ पर लाइसेंसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, हाँ। लोकल्स को भी हायर करना है। लोकल्स को भी हायर करना है और हुँ, बहुत सारी, अगर आपको वहाँ पर उनको फैमिली रखनी है तो फिर उसके अलग ओह! मामलात हैं। हाँ, यस, यस, हाँ, यस, तो यस। वो बड़े मसले मसाइल हैं। हाँ, हर हर स्टाफ पे, हर हर इकामा पे हमें टैक्स भी देना है, हुँ। एनुअल टैक्स भी वैट भी देना है, 15% है वहाँ वैट पर। भी 15% है। हाँ, तो और बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी आसानियाँ हो रही हैं हुँ, सऊदी में, लेकिन अभी तक नहीं है। हुँ, लेकिन क्योंकि जो ब्रांड अफ़ोर्ड कर सकती हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ रहकर ग्रो कर चुकी हैं, तो उनको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हुँ, दे कैन अफ़ोर्ड दिस मच कॉस्ट, हुँ, क्योंकि यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया उन्होंने अपना ब्रांड, हुँ, सही। तो उनके साथ जा रहे हैं इसलिए। अच्छा शारिक अगर मैं लेट्स से कहूँ आपसे कि मुझे आज इन्वेस्ट करना है और वैसे तो मैंने सोचा हुआ था बीच में हुँ, मैंने थोड़ा-सा वर्किंग भी की थी लेकिन 1-2 चीज़ें मेरी अपनी चल रही थी। बट लेट्स से मैं सोचता हूँ कि आज मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास आप मुझको क्या-क्या डेटा पॉइंट्स दिखाएँगे हुँ, जिसके हुँ। थ्रू मुझको थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस आए कि अच्छा ये चीज़ मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है। दूसरा ये कि कितना टाइम लगेगा एंड टू एंड प्रोसेस के अंदर मतलब ऑन ऑन एयर लाइव करने में चीज़ों हुँ। को? देखिए, जैसे ही आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाते हैं ना, तो आपके साथ हम बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ का स्टैटिस्टिकल डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस एरिया के अंदर कौन से कुज़ीन में कितना कंपटीशन है, कितने प्लेयर्स मौजूद हैं, और और डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, और गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो सिर्फ एक एरिया का नहीं होगा, ये मल्टीपल एरियाज़ का होगा, हुँ, और उसके बेसिस पे हम आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दे देंगे कि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लें, वी आर हैप्पी टू गो विद यू विद योर चॉइस। हुँ, तो हम चूज़ करने में मदद करते हैं, और जो चारों के चारों जो ऑप्शन होते हैं वो वही ऑप्शन होते हैं जो कि जिस पे हम बिज़नेस करें तो हम वो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं जो हम पहले से कमिट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस प्रोजेक्शन भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हुँ, ठीक है, हम उनको बता रहे होते हैं कि हम ये करके दे रहे होते हैं। तो फिर उसमें से आप कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेंगे कि भाई मुझे कोरियन फूड लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस बे के एरिया में हुँ, एग्जांपल है। तो फिर हम उसके बाद फिर हम बताते हैं कि उस कोरियन फूड के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, किसका क्या मेन्यू है, हमें क्या मेन्यू रखना है, मेन्यू में कौन सा आइटम रखेंगे, कौन सा नहीं रखेंगे, हुँ, और नहीं रखेंगे तो क्यों नहीं रखेंगे, और कोई आइटम रखेंगे तो क्यों रखेंगे। हर चीज़ पे जो है ना आपको बताया जा रहा होता है, सबकी ब्रीफिंग होती है, सबकी रीजनिंग होती है। उसके बाद पूरा एक बिज़नेस प्लान बनता है, और उसके बाद फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमारी हम हायरिंग करते हैं स्टाफ की, फिर ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग के लिए हम कोरियन शेफ़ को ही इनवाइट करते हैं, और वो आकर सेलिब्रिटी शेफ़ को ही हम हायर करते हैं, और उससे हम अपने लड़कों की ट्रेनिंग करवाते हैं, जो नए लड़के हमने हायर किए होते हैं, क्योंकि हम एक बड़े शेफ़ को अपनी टीम के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि जो बड़े शेफ़ होते हैं 30-40 हज़ार उनकी सैलरी होती है पर मंथ की, हुँ। तो हम उनको अपनी टीम में अफोर्ड नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल कुक्स को ट्रेन कर हायर देते हैं। करते हैं और उनको ट्रेन कर देते हैं हुँ। अपने कोरियन शेफ़ को बुला अच्छा के, या टर्किश शेफ़ को बुला एक के। चीज़ जो मैं सोच रहा था वो ये कि लेट्स से आप जो डेटा पॉइंट्स रिट्रीव कर रहे होते हैं डिफरेंट एग्रीगेटर्स के थ्रू तो वो लेट्स से अब करीम का कोई डेटा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है लेट्स से नून फूड्स के साथ या लेट्स से उबर के साथ या हुँ। कीटा के साथ तो आप उसको एवरेज आउट करते हैं या किस तरह से लेते एवरेज हैं आउट करते एवरेज आउट हैं, एवरेज करते हैं आउट करते हैं। देखिए 80% से ज़्यादा डेटा सिमिलर ही होता है, ओके 20% वेरी कर रहा होता है। तो उस अच्छा वेरिएशन को हम साइड पे रखकर 80% पे ही काम कर रहे होते हैं। ओके ओके तो हम वेरिएशन को हम कंसीडर नहीं करते। हम्म तो हम 80% डेटा पे सो आप मुझको बैंक डेटा करते हैं। अगर मैं आता हूँ तो आप मुझको सारा डेटा दिखाएँगे जो बिल्कुल, आप पूरी ओके, एक्सेल शीट जो रिट्रीव हुआ डेटा होगा हमारे खुद के प्लेटफ़ॉर्म से, वो हम आपको ओपन करके दिखाएँगे कि देखें, ये
फॉर एग्जांपल टर्किश में इस एरिया के अंदर सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर है हुँ, और रशियन में सिर्फ 1 कॉम्पिटिटर है हुँ, और अगर आप लेबनीज़ फूड खोलेंगे तो 100 कॉम्पिटिटर है इसका। हुँ। तो हम आपको खुद बता रहे होते हैं और देखें इसकी इतनी और ये डिमांड है। लेकिन ये तो डायनामिक भी तो होगा, मतलब हो सकता है कल 6 महीने बाद जो है ये सिचुएशन चेंज हो जाए। बिल्कुल, ये तो किसी भी बिज़नेस में। हुँ, देखिए हम जब स्वॉट एनालिसिस करके देते हैं अपने किसी भी इन्वेस्टर को तो उसमें थ्रेट वाला पार्ट तो रहता ही रहता है। हुँ। तो इन फ्यूचर कोई और इस एरिया के अंदर अभी 3 है सिर्फ़ और सिर्फ़, आप चौथे आ गए और कल 6 महीने बाद 2 और आ जाते हैं, तो ये तो इस थ्रेट को तो हम मिनिमाइज़ कभी भी नहीं कर सकते। ये बिज़नेस करने का थ्रेट ये तो रहता ही रहता है हमेशा, ठीक है। इसको ओके, कंट्रोल नहीं कर सकते हम। राइट। ओ ओके, अगर फिर लेट्स से मैंने चूज़ कर लिया कि अब ये कुज़ीन करनी है, हुँ। ये लोकेशन है, उसके बाद कितना टाइम लगता है? उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रायल्स होती हैं, टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, रेसिपी लॉक का प्रोसेस होता है, फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, गैप एनालिसिस के बाद, कंपटीशन एनालिसिस के बाद। उसके बाद फिर फूड फोटोग्राफी होती है, पैकेजिंग डिज़ाइनिंग होती है और उसके बाद फिर हम ऑनबोर्डिंग कराते हैं तलबाट, डिलीवरू, नून, करीम, कीता मतलब पाँचों एग्रीगेटर पे और उसके बाद फिर जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करा देते हैं। और इन सारे प्रोसेस को तकरीबन तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं, ये सब कुछ 2 करने महीने लग में। जाते हैं। 2 महीने बाद आप ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, अपना पहला ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, ओके। ठीक है? उसके बाद आप लाइव हो गए। लाइव जाने के 8 महीने के बाद आप तकरीबन ऑनर कुछ लोग बहुत पहले अचीव कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेस्ट सिनेरियो नहीं कभी भी हम जो है ना इस पे प्लानिंग नहीं करते बेस्ट केस सिनेरियो। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वर्स्ट केस सिनेरियोज़ पे ही रहते हुए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं डेटा पॉइंट्स पे। तो हम क्या करते हैं कि हम 8 मंथ्स तक का टाइम हम देते हैं कि 8 मंथ्स में ऑपरेशनल ब्रेक इवन, कुछ लोगों ने तो दूसरे महीने में भी ऑपरेशनल ब्रेक इवन अचीव ठीक है। किया है। हुँ, लेकिन हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके हिसाब से 8 मंथ्स का बैकअप रखते हैं, 8 मंथ्स के हिसाब से सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। 8 मंथ्स में ये मैक्सिमम है हम अचीव कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको आरओआई आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने आपको जैसे बताया पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का हुँ। जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। और इस बीच में अगर कोई इंसिडेंट होता है या बिज़नेस चल नहीं पाता, तो उस केस में लेट्स से हो सकता है ना आपने सारी एनालिसिस कर भी ली, बिल्कुल, तब भी फिर बिल्कुल। भी जो है ना कोई हुँ, मसला आता है। हुँ, हुँ। उस केस में कंटिंजेंसी प्लान क्या होता हाँ, है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास प्लान ए, बी, सी, डी होते हैं, ठीक है? हुँ, ए प्लान हमने एग्ज़ीक्यूट कर लिया, ठीक है? और इसी तरह से जिस तरह से हमने बताया ये पूरा एग्ज़ीक्यूट हो गया। प्लान बी भी होता है हमारे पास। प्लान बी में क्या करते हैं हम ट्विकिंग करते हैं ब्रांड के अंदर। कुछ नए आइटम्स जो है ना कुछ आइटम्स निकाल देते हैं, कुछ नए आइटम्स डाल देते हैं, कोई नई डील, कोई कॉम्बो कॉम्बो बना लेते हैं, कुछ अलग चीज़ें कर लेते हैं। तो ये प्लान बी का हिस्सा होता हुँ, है। प्लान सी में हम क्या कर रहे होते हैं कि प्लान सी में जो है हम नंबर ऑफ़ ब्रांड्स बढ़ा देते हैं आपके। और प्लान डी भी होता है हमारे पास कि हम अगर आपका 70-80% तक जो हमने आपको डेटा या हमने आपको फिगर्स बताई थी वो अचीव नहीं कर पाते, हुँ, वो रेवेन्यू अचीव नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटी के तौर पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक और कुजीन लॉन्च करके दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरियन आपने लॉन्च कर लिया और हमने आपको एक और टर्किश लॉन्च करके दे देंगे हुँ। उसी एरिया के अंदर। 70-80% तो आपके पास रेवेन्यू फिर भी आ रहा होता है, तो जो ये 20% आप जो है ना की जो लैकिंग है, वो आप कवर कर लेते हैं। हाँ, तो सही हम है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करके दे देते हैं। उसमें अच्छा। सारी चीज़ें उसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं होता है। हुँ, उसमें हम रेसिपी से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, लॉन्चिंग से लेकर, ऑनबोर्डिंग से लेकर सब जितना भी खर्चा होता है, वो एज़ अ कंसल्टेंट हम बेयर करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं इसमें एक तो आपने शुरू में बताया था ना कि एक एक्टिव मॉडल है, तो एक्टिव मॉडल तो ये नहीं है जो ये अभी आपने जितना भी ये डिस्क्राइब सारा किया ये पैसिव सारा मॉडल पैसिव है। मॉडल है। अब पैसिव मॉडल के अंदर अगर मैं चाहूँ कि मेरा थोड़ी-सी इन्वॉल्वमेंट हो या हुँ। मेरे थोड़ा-सा कंट्रोल हो तो वो या लेट्स से एक इवेंचुअल टाइम पर मैं खुद ये करना शुरू करूँ, तो उसके लिए क्या पाथवे है? वो हाइब्रिड मॉडल है बेसिकली। अच्छा। हाइब्रिड मॉडल ज़्यादातर हमारे लोग जो है ना वो पैसिवली हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं। वो जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, कौन सी कैंपेन लगानी है, कौन सी कैंपेन हटानी है, कितना डिस्काउंट डालना है, कौन सा आइटम, कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी कैंपेन डालेंगे, कहाँ से रिजल्ट आएगा, क्या आरओआई चल रहा है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, वो सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनके पास सारे एक्सेस होते हैं डैशबोर्ड के, वो भले जर्मनी में बैठे हुए हैं, उनके पास सारा एक्सेस है और वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं हमारी टीम के साथ मिलकर। एक की अकाउंट मैनेजर हमारी तरफ से असाइन हो जाता है आपको, वही हमारे साथ तमाम डिपार्टमेंट से डील कर रहा होता है। आप हमारे इन्वेस्टर को इंडिविजुअली तमाम डिपार्टमेंट से डील नहीं करना पड़ता। सिर्फ़ एक बंदे से। वो की अकाउंट मैनेजर हम आपको असाइन कर देते हैं। तो वो सारी डिसीजन मेकिंग आपके साथ कर रहा होता है, तो वो आप एक्टिव बिज़नेस में फ़िज़िकली प्रेज़ेंट नहीं हैं,
लेकिन आप एक्टिव रोल आपका होता है। तो ये हाइब्रिड मॉडल होता है कि हम फिज़िकली हम सँभाल रहे हैं और बाकी सारे डिसीज़न मिल के ले रहे हैं। आप फिज़िकली बैठना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं हमारे किचन के अंदर आके। हम आपकी पीआईसी करवाते हैं, हमारे पास कुछ इन्वेस्टर हैं, उनकी हमने पर्सन इंचार्ज की ट्रेनिंग करवाई हुई है, जो बेसिक फूड हाइजीन और म्युनिसिपैलिटी गाइडलाइंस के हिसाब से किचन के अंदर होना ही उसको चाहिए, जिसकी ये सर्टिफ़िकेशंस हुई हुई हो। तो हम उसकी उनकी सर्टिफ़िकेशन करा देते हैं, वो एक्टिवली आकर बैठ भी सकते हैं। तो लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल है वो पाथवे है हमारा। फिर इवेंचुअली अगर आपको लगता है कि अब आपका बिज़नेस इतना स्केल कर चुका है कि अब आप खुद अपनी टीम बनाकर खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं खुद, तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और अच्छा। बहुत सारे बिज़नेसेस को हमने सपोर्ट किया है कि वो हम हमारा तो इंक्यूबेशन सेंटर है काइंड ऑफ। ठीक है, अल्टीमेटली आपको हमारे पास से पास आउट होना ही है और अल्टीमेटली आपको अपने किचन में सेटल होना ही है। हुँ। तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी आपको लगता है कि अब आप खुद सँभाल सकते हैं पूरी ऑपरेशंस को, उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें, एग्रीगेटर मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें आप खुद सँभाल सकते हैं, फिर हम वो खुद सँभालना शुरू कर देते और हैं। उस केस में लेट्स से अगर मैं उसको फ्लिपिंग की तरफ लेके जाना चाहूँ, जैसे कि अमेज़न के स्टोर्स भी होते हैं या और भी डिफरेंट हमने हुँ, हुँ। हुँ, बिज़नेसेस हुँ, होते हैं हुँ, जिनको फ्लिप करते हैं। हुँ। उस केस में क्या होता है और किस तरह से इसकी वैल्यूएशन होती है? उसमें मैं ही आपको इन्वेस्टर ला के देता हूँ और मैं ही इवैल्यूएट करता हूँ। आपके अच्छा। बिज़नेस की इवैल्यूएशन मैं ही करके देता हूँ कि अब मुझे पता है कि इतना बिज़नेस आ रहा है, इतना आरओआई जनरेट कर रहा है, इतना प्रॉफ़िट में है बिज़नेस और इतना टाइम्स मैं निकाल के दे सकता हूँ। तो मैं ही इन्वेस्टर ला कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़ाहिर-सी बात है, रोज़ाना मेरे पास नई लीड्स होती हैं, हुँ। कुछ ना कुछ नई लीड्स पे काम करना होता है। तो जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, फिर मैं उनको जो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरफ जा सकता हूँ, मैं प्रॉपर रेस्टोरेंट ही मुझे बनाना है। तो उनका बजट ज़्यादा होता है, तो फिर हम उनको जो है ना बता सकते हैं कि यार ये 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.7 मिलियन, 2.7 तक की फ्लिपिंग करवा चुका हूँ मैं, 2.7 मिलियन तक की। तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि ये देखिए ये चलता हुआ बिज़नेस है और हाई वैल्यूज़ पे ओनर सेल करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा में एक विला लेना है या कुछ भी लेना है, मतलब व्हाट्सोएवर कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो फ्लिप करने के लिए हाई वैल्यूज़ पे फ्लिप करने के लिए तैयार है, प्रॉफ़िट में बिज़नेस है। मैंने सारी ड्यू डिलिजेंस की हुई है। तो फिर हम ओके। उसको फ्लिप करवा देते हैं। जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो चलता हुआ बिज़नेस भी ले सकता है राइट। और लेते हैं लोग। ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू शारिक। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो शारिक से तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इनकी टीम कोई मेंबर आपसे इन टच हो सकता है अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो या चाहे वो क्लाउड किचन से रिलेटेड हो। बट इट्स ऑलवेज़ नाइस मीटिंग यू। जब आपसे मिलते हैं तो नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। इनफैक्ट हम 1 घंटे तक जो है इस पॉडकास्ट से पहले 1 घंटे तक डिफरेंट बातें कर रहे थे। ट्रू, ट्रू। ऑफ द कैमरा वो रिलेटेड टू दुबई, रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स और स्पेशली जो नेगेटिव प्रेस चल रही होती है दुबई की, सही बात है। उससे रिलेटेड ट्रू। काफ़ी बातें की हमने। थैंक यू वेरी मच अगेन। मोस्ट वेलकम, नाइस मोस्ट मीटिंग यू। वेलकम।